इस एपिसोड की शुरुआत में हम निंग टैंग को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि मुझे क्या पता था कि एम्प्रेस मुझे पूरी रात खड़े रखेगी। सचमुच वो काफी ज्यादा जिद्दी औरत है। इसके बाद ये सोचता है कि मैंने पूरी रात कल्टीवेशन की पर मैं फिर भी सिर्फ 7 स्टार ब्लैक वॉरियर तक ही पहुंच पाया। मैं अब इतना तेज नहीं हूँ। पर तभी इसका सिस्टम इसे बताता है कि यहाँ पे अबेंडेंट ऑरा को कल्टीवेट करने के लिए उसे एक जगह को चुनना चाहिए। तो ये कहता है कि मेरी मेमोरीज के हिसाब से मुझे पता है ये कौन सी जगह हो सकती है और ये प्राइमरी कल्टीवेशन ग्राउंड की यहाँ पे चले जाता है जहाँ पे इस जगह की पूरा ऑरा सोख रहा होता है। और यहाँ पे लोग कह रहे होते हैं कि ये तो एम्प्रेस का हस्बैंड है। मैंने सुना था ये तो एक ट्रैश था पर अचानक से इतना ज्यादा ऑरा क्यों शक कर रहा है। वाइनिंग टैंक सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था कि कल्टीवेशन ग्राउंड का जो हो रहा है वो इतना ज्यादा प्योर होगा और इतना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये फिर सोचता है पर ये इतना तेज नहीं है कि इससे मैं लेवल अप कर सकूं। और इसकी ये बात सुन के काफी सारे लोग शॉक में चली जाती है। निंग टैंक फिर यहाँ पे कहता है कि लगता है मुझे अपने 10 फोल्ड कल्टीवेशन पावर को एक्टिवेट करना पड़ेगा और वो ऐसे ही करता है जिस वजह से वो यहाँ की ऑरा को पहले से 10 गुना तेजी से ऑब्जॉर्व करने लग जाता है जिस वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक आने लग जाते हैं और इसकी वजह से यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो शॉक में चले जाते हैं और यहाँ पे घबराने लग जाते हैं। पर इसको यहाँ पे वाटर ड्रैगन स्टेप्स मिल जाता है एक रिवॉर्ड के तौर पर जिसे ये कुछ ही देर में सीख भी जाता है। निंग टैंक की बॉडी में अब ऑरा तो स्टोर हो चुका होता है पर यहाँ पे नई स्किल्स के बिना ये किसी काम की नहीं है। तो यहाँ पे एक लड़की से पूछता है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिरकार इस सेक्स की टेक्निक कहाँ पे है। ये से बताती है कि फैमिली हेड जो स्क्रिप्चर डेमोस्ट्री है वहाँ पे ये टेक्निक सबको मिल जाएंगी और वो जगह आज खुली भी हुई है। तो ये कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया पर ये कहता है कि आखिरकार अभी अभी तुमने मुझे क्या कहा। ये से कहती है कि दरअसल अगर हम रिकॉर्ड्स के हिसाब से चले जो एम्प्रेस को शादी करता है वो यहाँ का फैमिली हेड बन जाता है। निंग टैंग से कहता है कि फैमिली हेड की जगह तुम मुझे ओल्डर ब्रदर बुला सकती हो और ये फिर यहाँ से चले जाता है। निंग टैंग फिर यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट के यहाँ पे आके एक पर्सन से पूछता है क्या तुम सब यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट के लिए खड़े हो, आखिरकार ये लाइन कब खत्म होगी। पर ये पर्सन जब यहाँ पे इसको देखता है तो ये कहता है कि फैमिली हेड आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। और जब यहाँ पे लड़कियां इसे देखती है तो वो उसे चिपकने लग जाती है और सभी लड़के इससे जेलस हो जाते हैं। तभी यहाँ पे एल्डर गु यान आ जाते हैं जो कि कहते हैं कि इस जगह की रूल और मर्यादा है, आखिरकार तुम सब ऐसी चीज यहाँ पे कैसे कर सकते हो। गु यान को देखे सभी लोग यहाँ पे बात करने लग जाते हैं कि एल्डर गु यान यहाँ पे काफी ओल्ड फैशन है और वो अपने रूल्स के हिसाब से काफी स्ट्रिक्ट है। पर बेशक यहाँ पे ये अपने इसके हस्बैंड क्यों ना हो, गु यान इन्हें कभी भी यहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देने वाले। पर एल्डर गु यान यहाँ पे इसके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं कि फैमिली हेड को मैं ग्रेट करता हूँ और साथ ही साथ डेमोन्स्ट्री की इसे की भी दे देते हैं जिसे प्रेस करने के बाद ये डेमोन्स्ट्री के अंदर चले जाता है। पर यहाँ पे ये डायरेक्ट 5th फ्लोर में जाता है जहाँ पे इसकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती और ये देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। पर ये अपने लिए बेस्ट टेक्निक चुनना चाहता था, इसी वजह से ये सबसे बड़े वाले फ्लोर में गया होता है और यहाँ पे इसे एक बड़ी टेक्निक भी मिल जाती है जो कि होती है एडवांस अर्थ रैंक डीमन किंग टेक्निक। और कुछ ही देर में ये इस टेक्निक को सीख जाता है जिस वजह से यहाँ पे बाहर सभी लोगों को काफी बड़ा झटका लगता है। लोग समझ नहीं पा रहे होते कि आखिरकार ये शॉक वेव कहाँ से आया। गोयान फिर निंग टैंग से पूछता है कि फैमिली हेड क्या आप ठीक तो है ना, हमें यहाँ पे एक जोरदार झटका लगा है, इसी वजह से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या आप पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। निंग टैंग कहता है कि हाँ एक प्रॉब्लम है, अब तक मैं सिर्फ कुछ ही बहुत स्पिरिचुअल वेन्स को ओपन कर पाया हूँ। तो ये कहता है कि आपको इस चीज के ऊपर डिप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप 10 भी ओपन कर देते हो तो भी वो आपके लिए काफी बड़ी बात रहेगी। पर यह निंग टैंग से कहता है कि मेरे पास अभी भी 50% और बाकी है और मैं बस अब तक 100 स्पिरिचुअल वेन्स को ओपन करने में कामयाब हुआ हूँ। तो गुयन इसकी ये बात सुन के हैरान हो जाता है क्योंकि इस तरह के लेवल तक पहुंचना काफी मुश्किल होता है। एक हेवनली बीइंग इस चीज को अचीव कर सकता है वो भी 30 मिनट में। वही गोयान को शॉक देने की वजह से निंग टैंग को यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे गॉड रैंक की टेक्निक मिल जाती है। ये फिर हमें बताता है कि मार्शल आर्ट की दुनिया 5 कैटेगरीज में बटी हुई है, हाई से लेकर लो रैंक तक, गॉड, हेवन, अर्थ और ब्लैक और येलो रेल्म। और गॉड रिको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड रैंक स्किल है और इसके बाद ये अपने सिस्टम को इसे कल्टीवेट करने के लिए कहता है और ये धीरे धीरे इसकी बॉडी में ऑब्जॉर्व होना चालू हो जाती है। पर यहाँ पे इसे कुछ अजीब सा महसूस होने लग जाता है और इसकी यहाँ पे हड्डियां दोबारा टूट के दोबारा बनने लग जाती है, मानो ये दोबारा से पैदा हो रहा हो। यहाँ पे इसका जो सिस्टम है इसे बताता है कि इसने अब तक गॉड रैम के रिकॉर्ड को सिर्फ 30% ही ऑब्जॉर्व किया है। इसके स्पिरिचुअल वेन्स भी अब ओपन होने वाले होते हैं पर ये फिर भी यहाँ पे गॉड रैम के रिकॉर्ड को देखना चाहता था, इसी वजह से ये इसे बीच में ड्रॉप नहीं करता और भी ज्यादा स्पिरिचुअल वेन्स को एक्टिव करने लग जाता है। वही गुयान कह रहा होता है क्या फैमिली हेड सचमुच इतने ज्यादा टैलेंटेड है, मुझे कभी नहीं लगा
जगह था। उनकी कल्टीवेशन टैलेंट सचमुच इंसेन है। इतने कम एज में वो इतना ज्यादा ऑरा को पोजेस कर रहे हैं, सचमुच वो एक इनविंसिबल है। तभी यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आ जाता है जो कि कहता है कि आखिरकार ये सब मेरे सेक्ट में हो क्या रहा है, और ये सुप्रीम एल्डर होते हैं जगह के। ये कहते हैं कि आखिरकार यहाँ पे सब हो क्या रहा है। तो यहाँ पे गुयान कहता है कि आपका ब्रेक थ्रू कैसा रहा। सुप्रीम एल्डर से डांटते हुए कहते हैं कि आखिरकार मेरा ब्रेक थ्रू कैसे होगा, अचानक से जितना भी हो रहा था वो गायब हो गया, और आखिरकार ये सब चल क्या रहा है और ये चीज किसने की है। गुयान इसे बताता है कि लगता है आपको पता नहीं है, पर एम्प्रेस ने शादी कर लिया और ये उनके हस्बैंड ही कर रहे हैं। तो ये कहता है कि उस लड़की ने शादी कर ली, आखिरकार उसका हस्बैंड है कौन, क्या वो किसी बड़े पैलेस का एम्परर है या फिर कहीं का लॉर्ड है। ये कहता है कि उनमें से कोई भी नहीं है, वो हमारे सेक्ट का एक स्टूडेंट है। तो ये कहता है कि एक स्टूडेंट, आखिरकार वो उसकी वर्दी कैसे हो सकता है। आखिरकार एक आम आदमी में उसे ऐसा क्या दिखा कि उसने एम्परर से शादी करने के लिए मना कर दिया। तभी यहाँ पे एम्प्रेस आ जाती है जो कि इसे कहती है कि किसी आम एम्प्रेस से वो मेरे काफी ज्यादा काबिल है। सुप्रीम एल्डर फिर से कहते हैं कि लड़की तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है, हमें एक बड़े अलायंस की जरूरत थी ताकि हम अपने सेक्ट को बचा सके। अगर तुम्हें शादी ही करनी थी तो तुम्हें एक ताकतवर हस्बैंड को चुनना चाहिए था, आखिरकार तुमने एक बच्चे से शादी क्यों की। एम्प्रेस ऐसा कहती कि सुप्रीम एल्डर जो आप कह रहे हो आपको उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मैं एक एम्प्रेस हूँ और आपको मेरे पर्सनल अफेयर्स के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहते कि ठीक है एम्प्रेस। तभी यहाँ पे इन्हें झटके की आवाज सुनाई देती है और इन्हें पता चलता है कि यहाँ पे थंडर ट्रिब्यूलेशन हो रहा है, पर ये लोग समझ नहीं पा रहे होते हैं कि आखिरकार यहाँ पे थंडर ट्रिब्यूलेशन क्यों हो रहा है। सुप्रीम एल्डर ने बताते हैं कि थंडर ड्रैगन अभी एक फॉर्म में आ रहा है और वो अपने स्पिरिचुअल सी के अंदर से उसे घुसाना चाहता है, जिस वजह से वो अपने सारे स्पिरिचुअल वेन्स को ओपन कर लेगा। इनकी ये बात सुन के गुयान कहता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है, मैंने कभी नहीं सुना कि किसी ने यहाँ पे ट्रिब्यूलेशन के यूज करके अपने स्पिरिचुअल वेन्स को ओपन किए हो। सुप्रीम एल्डर फिर कहते हैं कि लड़की, क्या तुम्हारा हस्बैंड सचमुच एक आम स्टूडेंट है? जैसा उसके पास टैलेंट है उस हिसाब से तो वो एम्परर लेवल कुछ ही दिनों में पहुंच सकता है। वही एम्प्रेस सोच रही होती है ये सब उसके गॉडली फिजिक्स की वजह से, इस वजह से वो इतने सारे स्पिरिचुअल रैम्स को ओपन कर पा रहा है। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो वो चुटकी बजाते ही एक गॉड बन जाएगा। तभी यहाँ पे ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो उसकी स्पिरिचुअल सी है वो बंद हो रही होती है, और अगर ड्रैगन डायरेक्ट उसकी बॉडी में घुसा तो यहाँ पे उसकी जो बॉडी है वो फट जाएगी। तो एम्प्रेस कहती है कि तुम सब पीछे हटो और ये सब देखो जब तक मैं उसे प्रोटेक्ट कर रही हूँ, और ये अपने ऑरा को इसके अंदर ट्रांसफर करने लग जाती है ताकि वो इस ट्रिब्यूलेशन को आराम से झेल सके। और यहाँ पे ऐसे ही करने लग जाती है और उसी के साथ यहाँ पे नियांग टैंग के अंदर जो है वो ड्रैगन समाने लग जाता है, और धीरे धीरे करके यहाँ पे इसके कपड़े भी फट जाते हैं। पर वक्त पे यहाँ पे नियांग टैंग इसे पकड़ लेता है और कहता है कि वाइफ तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे बचाने के लिए अपने कपड़े भी फाड़ लिए। ये ऐसे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं और मुझे छोड़ दो, इससे पहले मैं तुम्हें कुछ कर दूं। वही गुयान यहाँ पे सुप्रीम एल्डर से पूछता है कि आखिरकार आपने अपने वक्त में कितने स्पिरिचुअल वेन्स को ओपन किया था एक बार में। ये कहते हैं कि मैं अपने वक्त का जीनियस था और मैंने टोटल यहाँ पे 80 स्पिरिचुअल वेन्स को ओपन किया था। ये लड़का एक्सट्रीमली टैलेंटेड लग रहा है, मेरे हिसाब से इसने 40 या फिर 50 स्पिरिचुअल वेन्स को तो ओपन किया ही होगा। गुयान फिर नियांग टैंग से पूछते हैं कि आखिरकार आपने कितने स्पिरिचुअल वेन्स को ओपन किया है। तो ये कहता है कि मुझे चेक करना पड़ेगा, और जब नियांग टैंग देखता है तो इन्हें बताता है कि उसने करीब 199 स्पिरिचुअल वेन्स को ओपन किया है। और इसकी ये बात सुन के सुप्रीम एल्डर यहाँ पे शॉक में चले जाते हैं। वहीं से कुछ ही दूर डॉक्सिंग किंगडम की इंपीरियल कोर्ट के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं फिजिशियन तिएन लियाओ को और साथ ही साथ डॉक्सिंग किंगडम के एम्परर लिन बा को। यहाँ पे फिजिशियन से बता रहे होते हैं कि जहाँ पे ये ट्रिब्यूलेशन हुआ है वो हेवनली डेमोनिक सेक्ट के यहाँ पे है। तो ये कहते हैं कि दोबारा से हेवनली सेक्ट, मेरा बेटा जब से वहाँ से वापस आया है तब से ना वो कुछ बोल पा रहा है ना कुछ कर पा रहा है, और यहाँ तक कि मेडिसिन भी उसे ठीक नहीं कर पा रही है। ये फिर लियांग टैंग को कहता है कि बाकी अलायंस से कांटेक्ट करो, हमें हेवनली सेक्ट को डिस्ट्रॉय करना है। तो लियांग टैंग कहता है कि वहाँ पे एम्प्रेस भी है। तो ये कहता है तो क्या हुआ, हेवनली डेमोनिक सेक्ट डॉक्सिंग किंगडम के अंदर आता है और वो दिन प्रतिदिन हमसे ताकतवर बनते जा रहे हैं। मैं हमेशा चिंता में रहता हूँ कि अगर उन्हें जल्दी ही तबाह नहीं किया गया तो एक दिन वो इंपीरियल फैमिली को एलिमिनेट कर देंगे। वहीं पे हमें एम्परर ज़ंग टियान को दिखाया जाता है जो कि कह रहे होते हैं कि इतना बड़ा थंडर ट्रिब्यूलेशन कहीं एम्प्रेस ने ब्रेक थ्रू तो नहीं कर लिया गॉड रैम से। ये कहते हैं कि मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी वो ब्रेक थ्रू कर पाएगी क्योंकि ये काफी ज्यादा मुश्किल होता है, और अगर उसने सचमुच ब्रेक थ्रू किया है तो इसका मतलब हम अगर 6 महीने में उनके ऊपर हमला करेंगे तो हम सबके सब मारे जाएंगे। ज़ैंग टियान फिर से कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, गॉड बनना इतना आसान नहीं है और वो अब तक गॉड रेल में नहीं पहुंची है। लगता है तुम उस कहानी को भूल चुके हो कि 100 साल पहले काफी सारे एम्प्रेस ने ट्राई किया था गॉड रेल में पहुंचने के लिए, पर सबके सब नाकामयाब हुए और वो सबके सब मारे गए। वही एल्डर टियांग फैंग कहते हैं कि इतना बड़ा थंडर ट्रिब्यूलेशन हुआ है जिसने पूरे डोमेन को हिला के रख दिया है, इसका कहीं ना कहीं से तो सोर्स हो गई। ज़ैंग टियान इन्हें कहते हैं कि इसका सोर्स कहीं से भी हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, पर एम्प्रेस और डेमोनिक सेक्ट हमारे लिए खतरा बनते जा रहे हैं, हमें जल्दी से जल्दी उन्हें मिटाने की तैयारी करनी पड़ेगी। वहीं पे हमें डेमोनिक सेक्ट क्या दिखाया जाता है जहाँ पे एल्डर सोच रहे होते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि इस तरह का पर्सन भी हमारे सेक्ट में हो सकता है।
ये लड़का एक शार्प वेपन की तरह है। फ्यूचर में ये आराम से गॉड रेल्म को भी छू सकता है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है निंग टैंग और एम्प्रेस को, जो कि इसके कपड़े फाड़ देती है। तो निंग टैंग कहता है कि हनी आखिरकार तुम ये सब खुले में क्या कर रही हो, सभी लोग हमें ही देख रहे हैं, हमें ये सब प्राइवेट में करना चाहिए। पर तभी यहाँ पे ये से झटका दे देती है। तो ये से पूछता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। एम्प्रेस से बताती कि तुम्हारे शरीर के अंदर हिडन डैमेज थे ट्रिब्यूलेशन के, और मैंने तुम्हें उसे रिकवर करने में मदद किया है। तो ये कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, लगता है मेरी वाइफ मेरे बारे में काफी ज्यादा चिंता कर रही है और इस चीज से मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। पर एम्प्रेस यहाँ पे अपनी ताकत का यूज करके इसे दूर फेंक देती है। गोयान फिर से पूछता है कि एम्प्रेस फैमिली है ठीक तो होंगे ना। तो ये कहती कि चिंता मत करो, मैंने सिर्फ अपनी ताकत का 10% यूज किया है, वो इसे मरेगा नहीं। और हाँ, जो भी कुछ हुआ उस बारे में किसी को भी मत बताना, अगर किसी ने भी इस चीज के बारे में किसी को भी बताया तो मैं उसे बेरहमी से मार दूंगी। तो ये कहते कि ठीक है। वहीं पे हमें निंग टैंग को दिखाया जाता है, जो कि लड़कियों की नहाने वाली जगहों पे गिर जाता है और ये सोचता है कि मेरी फैमिली हेड की रेपुटेशन अब मिट्टी में मिल चुकी है। ये फिर इन सबको समझाने की कोशिश करता है कि ये सब एक्सीडेंट था, मैं तुम सबको इस चीज के बारे में बता सकता हूँ। ये लोग कहते हैं कि लगता है हमारे फैमिली हेड पीपिंग टॉम है, अगर आप हमारा सब कुछ देखना चाहो तो हम दिखा सकते हैं। ये इन सबको समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर ये लड़की इसके ऊपर हमला कर देती है और इसे पकड़ने लग जाती है। पर ये किसी तरह यहाँ से बच के निकल जाता है। ये फिर सोचता है कि आखिरकार एम्प्रेस क्या सोच रही थी कि उसने मुझे यहाँ पे फेंक दिया, और साथ ही साथ मेरी गॉडली फिजिक्स, अगर मैं वहाँ पे थोड़ी देर रुकता तो पता नहीं ना जाने क्या हो जाता। मैं उसके ऊपर चीट नहीं करना चाहता क्योंकि वैसे भी हमारे रिलेशन इतना अच्छा नहीं है। तभी यहाँ पे इसके सामने एम्प्रेस आ जाती है, जो कि कहती है कि लगता है तुमने नहा लिया, अब मेरे साथ चलो। तो ये कहते हैं कि तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो। ये कहती कि चिंता मत करो, मेरे साथ चलो। ये दोनों फिर एक गुफा के यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे निंग टैंग पूछता है कि आखिरकार तुम मुझे ये कहाँ पे ले आई। ये इसे बताती है ये फॉरबिडन रीजन है हमारे सेक्ट का। इस जगह का नाम हेवन डेमोनिक केव है और यहाँ पे जितने भी पहले लीडर्स रह चुके इस सेक्ट के, उन सब के स्पिरिचुअल टैबलेट्स है। पर निंग टैंग सोच रहा होता है कि आखिरकार ये सब ये मुझे क्यों बता रही है। वहीं पे एम्प्रेस सोच रही होती है कि अगर मुझे मैनुअल मिल गया तो मैं गॉड रेल्म में ब्रेक थ्रू कर लूंगी और मुझे उन बेकार लोगों से डरने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। एम्प्रेस फिर से कहती कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपना जो थोड़ा सा ब्लड है वो स्टैचू के ऊपर डाल दो। ये कहता है कि मेरा ब्लड आखिरकार तुम्हारे से मतलब क्या है। एम्प्रेस कहती कि चिंता मत करो, इससे तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला, अगर मुझे तुम्हें खत्म ही करना होता तो मैं तुम्हें कब का खत्म कर देती और तुम बच भी नहीं पाती। निंग टैंग फिर यहाँ पे सोचने लग जाता है कि वो जो कह रही है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर है, वो मुझे पल भर में ही मार सकती है। और थोड़ी देर सुनने के बाद ये कहता है कि ठीक है, मैं ये चीज तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूँ। ये फिर अपने ब्लड का थोड़ा एसेंस यहाँ पे उस मूर्ति के ऊपर गिरा देता है और वो मूर्ति के इंसान का रूप ले लेती है और कहती कि हेवनली डेमोनिक सेक्ट के लोगों, मैं फाइनली जाग चुका हूँ। तो यहाँ पे एम्प्रेस से कहती है क्या तुम ही सेक्ट के फाउंडर हो। और यहाँ से जो कहानी है वो टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगर गाइस आपने यहाँ तक देख ही लिया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके जाना मत भूलना। और हाँ गाइस, ये वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो पसंद आई, अगर ना भी पसंद आई तो प्लीज कमेंट में बता देना कि वीडियो उतनी अच्छी नहीं बनी है, पर कुछ तो करना गाइस प्लीज, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मैंने काफी मेहनत की और मुझे पता है मैं काफी हफ्तों के बाद वीडियो डाल रहा हूँ, उसके लिए मैं थोड़ा शर्मिंदा हूँ। पर चिंता मत करिए, चैनल पे एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो आने वाली है और सेकंड चैनल पे तो रेगुलर वीडियो आती रहेगी, उसके लिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलता है। होपफुली आपने जितना अब तक सपोर्ट दिखाया है उतना ही दिखाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलता है।